जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीप प्रायद्वीप क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीप प्रायद्वीप क्या है? ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। ऐसा स्थलीय भाग ऐसा स्थलीय भाग स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसे हम जो है प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये हमारा जो है इंडिया का मैप हो गया। ये जो है हमारा प्रायद्वीप बनता है, तो तीन ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप यह कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो है कुछ इस तरह का हमारा जो अफ्रीका का मैप बनता है। इस तरह से जो है हमारा अफ्रीका का मैप बनता है। ये जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और ये जो है इधर से ये जो है जल से घिरा हुआ है। इसी को हम जो है अरब प्रायद्वीप कहते हैं। इसी को जो हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं। अरब प्रायद्वीप यह जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह जो है जो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा होती है। यह जो है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं। आगे बात करते हैं पठार क्या है। पठार पठार जो है ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक हो। ऐसी स्थलाकृति ऐसी स्थलाकृति ऐसी स्थलाकृति ऐसी स्थलाकृति ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई हमेशा जो है समुद्र तल में से ही मापी जाती है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर हो। 600 से 900 मीटर हो हो एवं एवं मेजनुमा आकृति का हो। मेजनुमा आकृति का हो उसे हम जो है पठार कहते हैं। इसे हम मैप के माध्यम से जानते हैं। ये जो है हमारा इंडिया का मैप हो गया। और जो है यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में ये जो हमारा मेजनुमा आकृति या त्रिभुजाकार जो है ये पठारी भाग, यही इसे हम जो पठारी भाग कहते हैं। पठारों का निर्माण होता कैसे है? पठारों का निर्माण होता कैसे है? यह जो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित होता है। यह जो है ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित होता है। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित होता है। पठार का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित होता है। उसके बाद है यह जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा भी माना जाता है। यह जो है प्राचीन गोंडवाना आपको मैंने बताया है पहले ही, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। यह जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है। यह जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है। यह जो है भारत की सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। भारत की सबसे प्राचीन यह जो है भारत की सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। यह जो है भारत की सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। यह भारत का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश भी है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश भी है। भूभौतिक प्रदेश
है। यह भारत का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश है। यह लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आगे हम भूभौतिक प्रदेश को दो भागों में बांट लेते हैं। भूभौतिक क्षेत्र को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक दक्षिण भारत के पर्वत और एक जो है मुख्य पठार। एक जो है दक्षिण भारत के पर्वत और एक जो है मुख्य पठार। इस आम दक्षिण भारत के पर्वत में जो है हम बात करते हैं अरावली पर्वत और विंध्याचल के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। विंध्याचल पर्वत, उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद है जो है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उसके बाद क्या है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है आगे मुख्य पठार में आगे बात कर लेते हैं। मुख्य पठार में जो है वो है छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार और है बुंदेलखंड का पठार। आगे है दक्कन का पठार। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दक्षिण भारत के पर्वत जो है अरावली पर्वत, पहले इसके बाद दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं। अरावली पर्वत, आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अरावली पर्वत, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अरावली पर्वत जो है यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आगे है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत भी है। यह जो है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत को हम फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं। यह जो है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत भी है। आगे है वर्तमान में यह जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत है। वर्तमान में यह एक जो है वो अवशिष्ट पर्वत है। इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार जो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद जो है दिल्ली तक इसका विस्तार है। राजस्थान में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार 80% भाग जो है अरावली का वो जो है राजस्थान में ही है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आगे है इसे मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है। ये यहाँ से जो है ये हमारा यहाँ गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। आगे जो है बात करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है इसकी ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है इसकी जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है। उसके बाद जो है
इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई सर्व कितना है, 1722 मीटर है। यह जो है कहाँ पड़ता है, राजस्थान के सिरोही ज़िले पे, राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ता है। यह जो है राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ता है। आगे में जो है ये जो है हमारा मैप हो गया, और यहाँ से जो है यहाँ पर जो है हमारा माउंटेन हो गया, जो जो क्या कहते हैं कि गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ ये जो है हमारा अरब सागर हो गया। अरब सागर यहाँ से जो पौने चलती हैं, यहाँ से जब पौने चलती हैं तो ये कहीं टकराती नहीं है, ये सीधा सीधा इसे निकल जाती हैं। इसलिए इस हिस्से में वर्षा कम होती है, वर्षा जो है कम होती है, अर्थात वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाएगी, वनस्पति जो है वो नहीं पाई जाएगी। और यहाँ पर जो है मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर जो है मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर जो है मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है मानसूनी पवनें जो हैं यहाँ से जो है जाती हैं केरल के तट से। उसके बाद यहाँ जो टकराती हैं इस हिस्से में जो है इस हिस्से में जो है औसतन जो है वो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर इस हिस्से का भाग जो है वो हरा भरा रहेगा, और यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी, यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी। आगे है अरावली पर्वत जो है मरुस्थलीकरण एवं जलवायु को विभाजित करता है। अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत मरुस्थलीकरण एवं जलवायु को विभाजित करता है। अरावली पर्वत जो है मरुस्थलीकरण एवं जलवायु को विभाजित करता है। राजस्थान का लगभग वो 80% भाग जो खनिज, राजस्थान से जो लोग 80% खनिज जो है अरावली पर्वत से प्राप्त होता है। अरावली पर्वत से प्राप्त होता है 80% खनिज जो है वो अरावली पर्वत से प्राप्त होता है। जैसे खनिज में क्या क्या हो गया, जैसे जस्ता हो गया, शीशा हो गया, तांबा हो गया, और संगमरमर हो गया, उसके बाद अभ्रक हो गया, अभ्रक आदि खनिज जो है यहाँ पर मिलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में जो है लूनी नदी बहती है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में लूनी नदी बहती है। ये यहाँ से जो है ये लूनी नदी जो है बह रही है। इस पर दो दर्रे से होकर गुजरती है। एक दर्रा है पीपली घाट दर्रा, और जो है दूसरा है जो है वो गोरम घाट दर्रा। दूसरा क्या है, गोरम घाट दर्रा। ये लूनी नदी हो गई, इस पर दो दर्रे से होकर गुजरती है, एक पीपली घाट दर्रा, एक गोरम घाट दर्रा। यह जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। यह जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। आगे बात करते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल के बारे में आपने सुना ही होगा। विंध्याचल पर्वत, यह पर्वत जो है एक भ्रंश पर्वत श्रेणी है। यह जो है एक भ्रंश पर्वत श्रेणी है। यह एक भ्रंश पर्वत श्रेणी है। इसे भ्रंश पर्वत को ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। इसमें जो है जब प्लेटें जो हैं वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं तो भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। विंध्याचल पर्वत कैसा पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब प्लेटें जो है पर्वत विवर्तनिकी होती है तो ये प्लेटें जो है अपोजिट डायरेक्शन में टकराती हैं तो भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। इसका विस्तार जो है वो गुजरात से बिहार तक है। गुजरात से
गुजरात से बिहार तक जो है इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी जो है वह है सद्भावना या गुडविल चोटी। सद्भावना, सद्भावना या गुडविल चोटी, गुडविल चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 752 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। आगे आगे बात करते हैं। आगे जो है यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी जो है, आगे बात करते हैं। यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य, पर्वत श्रेणी उत्तर भारत, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य करता है, विभाजक का कार्य करता है, विभाजक का कार्य करता है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में के मध्य विभाजक का कार्य करता है। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट में है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो हमारी पर्वत श्रेणी हो गई, उसके ऊपर से जो है ये गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और नीचे से नर्मदा नदी जो प्रवाहित होती है, ये जाकर कहाँ गिरती है, ये जाकर अरब सागर में गिरती है, ये जाकर अरब सागर में गिरती है। आगे जो है इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसमें जो है खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अब आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। खनिज में जो है वो चूना पत्थर जो है पाया जाता है, जिसे लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं। यह जो है सीमेंट के उद्योग में उपयोग होता है, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग जो है, सीमेंट उद्योग में जो है उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट उद्योग में। आगे नेक्स्ट पॉइंट है लाल, इसमें दूसरा खनिज जो है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से जो है किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, आप लोग बताइए कमेंट में। इसे जो है हम सैंड स्टोन भी कहते हैं, सैंड स्टोन भी कहते हैं। यह जो है लाल किला, इससे जो है लाल किले का निर्माण जो है इसी पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से ही जो है लाल किले का निर्माण हुआ है। आगे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बारे में बात करते हैं। यह जो है गुजरात से झारखंड तक फैली हुई है, गुजरात से झारखंड तक फैली हुई है, गुजरात से झारखंड तक फैली हुई है। यह भी एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है, यह भी एक भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। यह भी जो है एक भ्रंश पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग कमेंट में बताइए। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे जो है बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो है ये हमारी यहाँ पर जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जो है हमारी अमरकंटक की पहाड़ी हो गई, अमरकंटक की पहाड़ी हो गई। और यहाँ से जो है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, जोहिला नदी। यहाँ से जो जोहिला नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी जो है यहाँ उद्गम होता है। और यहाँ से जो है इसका सोन नदी जो कि उत्तर साइड में बहती है, सोन नदी निकलती है। यहाँ से जो है सोन नदी निकलती है। आगे है इस पर्वत श्रेणी में जो है बुरहानपुर दर्रा जो है, बुरहानपुर दर्रा
बुरहानपुर दर्रा जो है वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है। बुरहानपुर दर्रा जो है वो किस पर्वत श्रेणी में? सातपुड़ा पर्वत श्रेणी में, सातपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है। इसे जो है दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे जो है दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जो है दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? चट्टान जो है यहाँ पर चट्टान जो है कौन कौन सी पाई जाती हैं? वो है बेसाल्ट ग्रेनाइट। बेसाल्ट ग्रेनाइट जो है यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसमें जो है ये हमारा मैप हो गया। ये जो है हमारा पश्चिमी घाट है। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट है। इधर जो है ये हमारा पूर्वी घाट है। ये जो है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट। सबसे पहले हम पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट इसका विस्तार जो है वो गुजरात से तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और जो विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है। राज्यों में इसका विस्तार जो है स्टेट या राज्य में इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद तमिलनाडु। इतने राज्यों में जो है इसका विस्तार है। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। पश्चिमी घाट एक प्रकार का जो भ्रंश पर्वत है, भ्रंश ब्लॉक माउंटेन है, एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। इसी पर्वत श्रृंखला को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। इसी पर्वत श्रृंखला को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री भी कहा जाता है। इसी पर्वत श्रृंखला को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। पश्चिमी घाट पर उठते मानसून से पश्चिमी घाट पर उठते मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अधिक वर्षा प्राप्त होती है। आगे है अधिक वर्षा जो है प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ जो है वनस्पति भी अधिक होगी। और जो है यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी अधिक होगी। आप लोग बताइए जब बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें यहाँ पर जो है जैव विविधता भी अधिक होगी। आगे जो है भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो पश्चिमी घाट पर ही पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट पर। आप लोग बताया नहीं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। ये जो है हमारा इंडिया का मैप हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है इसमें जो है सबसे ऊपर जो है यहाँ पर सतमाला पहाड़ी है। सतमाला पहाड़ी जो है उसके बाद जो है थाल घाट दर्रा जो है। उसके बाद इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं हम। हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं।
उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो बाबा भूदान की पहाड़ियाँ हैं, जो है बाबा भूदान की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये जो है बाबा भूदान और ब्रह्मगिरी जो है, ये जो है बाबा भूदान की उस पर ऊँची चोटी जो कुद्रेमुख है, इसकी ऊँची चोटी जो है कुद्रेमुख है, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जो है अन्नामलाई पहले नीलगिरी की बात करते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो 2695 मीटर है, 2695 मीटर जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट इसके बारे में बात करते हैं। उड़ीसा के तट से लेकर तमिलनाडु के तट तक यह फैला हुआ है। उड़ीसा के तट से लेकर तमिलनाडु के तट तक फैला हुआ है। तमिलनाडु के तट तक फैला हुआ है, तट तक फैला हुआ है। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के तट तक यह जो है फैला हुआ है। इसे मैप के माध्यम से देखते हैं। ये जो है मैप हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये जो है हमारा पूर्वी घाट हो गया। इसमें सबसे ऊपर जो है वो टिकरापारा श्रेणी है, टिकरापारा श्रेणी। उसके बाद जो है उसके नीचे जो है नीचे आएंगे तो महेंद्रगिरी की चोटी, उसके बाद और नीचे आएंगे तो अलाईकोंडा पहाड़ी। उसके बाद जो है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है नल्ला मलाई की चोटी है, नल्ला मलाई की चोटी है। उसके बाद इसी बीच से जो है दो नदियाँ बहती हैं, एक गोदावरी नदी, एक जो है कृष्णा नदी, इसी बीच से बहती हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो सेवराय की पहाड़ी, उसके बाद सेवराय की पहाड़ी, इसके नीचे से जो है वो कावेरी नदी बहती है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जावड़ी पहाड़ी। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये तीनों कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और जो है अलाईकोंडा पहाड़ी, नल्ला मलाई, ये जो है और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश में। और टिकरा पारासेड़ी, महेंद्रगिरी पर्वतश्रेणी, ये जो है कहाँ है, उड़ीसा में। आगे जो है हम बात करेंगे मुख्य पठारी भाग। चलिए इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।